अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज हम उसमें एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। हम लोग देखेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और फिर गैसेस के लिए ये डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ये हमारे पेपर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलें स्टूडेंट्स, स्लाइड बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, उसको किस तरह से क्वांटाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को सीखनी है। जैसे यहाँ पे हेडिंग आपके सामने लिखी है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सब्सटेंस की मेजरमेंट के 2 यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं, किलोग्राम भी और मोल भी। अगर हम लोगों को ज़्यादा कंसर्न हो उसके पार्टिकल से, यानी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने एटम्स हैं, या हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हों तो फिर हम मोल्स वाला यूनिट ले लेते हैं। लेकिन अगर हम मैक्रो स्केल की बात कर रहे हों जहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंस ना रखती हो कि हमारे सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर इम्पोर्टेंस रखती हो, तो फिर हम लोग किलोग्राम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई मटेरियल हो और कोई सब्सटेंस हो और हमारे पास वो किलोग्राम्स में हो, बड़ी सारी क्वांटिटी के अंदर हो, तो उसको हीट दे के उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो कुछ और चीज़ कहलाएगी। और अगर हम उसको क्वांटिटी को मोल्स में लें, यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करें, तो फिर हम उसको मोलर टर्म्स में लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, यानी हम क्योंकि सारे सब्सटेंस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, इसलिए फिर हम उनकी क्वांटिटी ऑफ मैटर को नहीं देखेंगे बल्कि हम ये देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मौजूद हो तो उस 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है हमने उसे कैलकुलेट करना है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए जितनी हमें हीट देनी पड़ती है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। क्योंकि 1 मोल है इसलिए मोलर का वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे फिर डिफ़ाइन करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin is called molar specific heat। तो हम लोग स्टूडेंट्स उसे नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करें तो बड़ी आसानी से मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लोग समझ भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में हीट के साथ बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। हमें पता है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम विद हीट या टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी गैस की बात करें तो गैस का जैसे ही हम लोग हीट उसे देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो फिर उस चेंज को भी अकोमोडेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो आर्टिकल है वो मोलर स्पेसिफिक हीट्स है। हीट्स का मतलब ये कि हम जब मोलर स्पेसिफिक हीट किसी गैस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हमने कौन से पैरामीटर्स जो हैं उनको सामने रखा है। यानी हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए भी मोलर स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर
प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो उनकी वजह से जो चेंज आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट में, हमें उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो केसेस हैं स्पेसिफिक जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए स्पेसिफिक हीट्स हैं, दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स गैसेस के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए हम वहाँ पे ये चीज़ कंसिडर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये जो कंटेनर है, इसके ऊपर हमें पता है नॉर्मली हम लोगों ने जो पिस्टन लगाया होता है ये मूवेबल होता है, लेकिन इस केस में हम लोगों ने इस पिस्टन को यहाँ पे हिंज्ड पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया है, यानी आप समझ लें कि इसे क्लैंप कर दिया है, इसको मूव करने से रोकने के लिए जोड़ दिया है यहाँ से। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ना ही ये नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इसका वॉल्यूम हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है, अब इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अब स्टूडेंट्स, इसको इस जगह पे फिर जो हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे, हम उसे कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम यहाँ से नीचे इसको प्लेस कर देते हैं एक हॉट बॉडी के ऊपर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर। ये एक हॉट बॉडी है जहाँ से हीट निकल के हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हीट इसके अंदर एंटर हो रही है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, उस हीट को हम लोग नाम दे देते हैं क्यू का। अब जो हीट इसके अंदर एंटर होगी, जाहिर सी बात है उस हीट ने क्या काम करना है, इसकी इंटरनल एनर्जी यानी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। और हमने देखा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब हीट एंटर कराते हैं तो वो दो काम करती है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है यानी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, दूसरा वर्क डन करती है। लेकिन यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। पिस्टन के फिक्स होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होने वाला, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन जो हीट इसके अंदर एंटर हो रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी एंटर हो रही है, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है। हमें पता है जो Q है वो किसके बराबर होता है, C डेल्टा T, इसके बराबर होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो C है ये स्पेसिफिक हीट है, और अगर 1 मोल हो तो इसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए हम इस C की जगह पे CV, इसके सबस्क्रिप्ट में V लिख देते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हीट हम लोगों ने इसके अंदर एंटर की, और जो हमारी गैस यहाँ पे मौजूद थी, हमने उसका टेम्परेचर जो था वो 1 केल्विन इंक्रीज़ कर दिया। तो इस वक्त जितनी हीट हम लोगों ने एंटर की होगी, वो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, फिर अगर हम इसको यहाँ पे डिफाइन करें, तो हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होती है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin at constant वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन वही वाली है, सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर ऐड हो गई है कि हम लोगों ने वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट
रखना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जो हीट ऐड की जाती है किसी भी सिस्टम में वो दो काम करती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है, प्लस वो वर्क डन करती है। अब स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया हुआ है। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब ये है कि अब वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क तो उस वक्त ही होगा जब गैस एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी, जब पिस्टन ऊपर को जाएगा या पिस्टन नीचे को जाएगा। हमारा पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्क ज़ीरो है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन कुछ बदल जाएगी, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स अगर Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए Q की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर लिखी हुई है, जो कि क्या है, सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिख लिया, प्लस W की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो, क्योंकि वर्क इस केस में हमारे पास नहीं हुआ। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन जो है फिर कुछ इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है कि डेल्टा यू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सी वी और डेल्टा टी। ये स्टूडेंट्स हम लोगों को याद रखनी है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की बात हो तो उस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट के बराबर होती है, और जो हीट है हमारे पास वो सी वी डेल्टा टी के बराबर है। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसके सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे गैस जो है वो प्लेस की हुई है, और फिर स्टूडेंट्स हम लोग इस गैस का भी टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज करना चाहते हैं। ये भी एक आइडियल गैस है, और अगर इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो जाहिर सी बात है हमें इसको भी हीट देनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज इसको स्टूडेंट्स हम लोग प्लेस कर देते हैं यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर के ऊपर। यहाँ से स्टूडेंट्स हीट इसके अंदर एंटर होगी, जो कि हीट है Q, और जब वो हीट इसके अंदर एंटर होगी तो हमारी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगी। लेकिन अब हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। ऊपर वाले केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए हमने उसे फिक्स्ड कर दिया था। ये फिक्स्ड नहीं है, इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है। तो जब इसमें हीट एंटर होगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो जो ऊपर पिस्टन मौजूद है उससे टकराएंगे, और पहले की निस्बत ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे, तो हमारे सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी इस केस में जो Q हम लोगों ने यहाँ पे सप्लाई किया है, उस Q की वजह से हमारा ये पिस्टन लेट्स सपोज ये मूव करते करते इस प्लेस तक आ जाता है। जब ये इस प्लेस पे आ गया तो फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। ये जो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है ये चेंज इन वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को हम लोग सामने रखें तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाया, 1 केल्विन। हम उस वक्त तक हीट देते रहे हैं जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन इंक्रीज ना हो जाए। लेकिन इस केस में हमने ऊपर की तरह वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा था, तो फिर हम इसे क्या नाम देंगे, हम इसे अब नाम देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम जो था उसे कांस्टेंट नहीं रखा, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, कि क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जो हीट के एंटर होने की वजह से इसके प्रेशर में चेंज आया हुआ था वो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से कम हो जाएगा, और ओवरऑल हमारे प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम हीट की बात करें तो जो Q है उसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, Q जो फॉर्मूला हमारे पास बेसिक है सी वी डेल्टा टी वो बदल जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा सी पी डेल्टा टी। ये बेसिक हीट है जो इस केस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिस्टम के अंदर एंटर की थी। तो फिर स्टूडेंट्स इस हीट की बेस पे अगर हम लोग डिफाइन करें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट
at constant pressure। तो क्या है स्टूडेंट्स, इसमें भी वही है, टेम्परेचर हम लोगों ने 1 डिग्री राइज किया है और वो राइज कर किया है हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो उसी तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant pressure। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने किस चीज़ को कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट रखा है। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स के वर्क हो गया। अब जब वर्क हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं तो हमें पता है वो किसके बराबर है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी लिखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, Q जो अमाउंट ऑफ हीट एंटर होती है वो दो काम करती है। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और फिर उसके साथ वर्क जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इसके इक्वल आ जाता है। और फिर स्टूडेंट्स अगर Q की वैल्यू इस जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये आता है CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई कांस्टेंट प्रेशर वाली। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर की एक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग आगे लेके चलें और समझने की कोशिश करें, इससे एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम इन दोनों केसेस में जो स्पेसिफिक हीट है उनका आपस में क्या कंपैरिजन हो सकता है, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो हम इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन और प्रूफ कर सकते हैं। और वो प्रूफ हमारी बुक का हिस्सा है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। हम उसको इसके सेकंड केस यहीं से ही डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनी थी मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, CP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन है और इसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक तो डेल्टा U लिखा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा W लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स वर्क की बात करते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी गैस एक्सपैंड कर रही हो तो एक्सपैंड करती हुई गैस का जो वर्क है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट एंड वर्क जो हमारे पास आर्टिकल था जिसमें हमने हीट और वर्क का कंपैरिजन किया था उसमें हमने वर्क कैलकुलेट किया था, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वी नो दैट जो वर्क है स्टूडेंट हमारे पास वर्क वो इक्वल होता है P डेल्टा V के। ये स्टूडेंट्स हम लोग पहले से एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज़, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा U ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस में चेंज हुई है, अगर हम उसका कंपैरिजन करें और ये देखें कि इनमें से किस केस में इंटरनल एनर्जी कम चेंज हुई है किस में ज़्यादा चेंज हुई है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है। हम इन दोनों केसेस में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है हमने इन दोनों केसेस में वो 1 केल्विन है, ऊपर वाले में भी 1 केल्विन किया नीचे वाले में भी 1 केल्विन किया, तो दोनों में जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम है।
यानी 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो तो टेम्परेचर है। तो फिर अगर टेम्परेचर दोनों में 1 केल्विन चेंज हुआ है तो इसका मतलब है दोनों में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 1 केल्विन है। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ये चेंज इन एनर्जी हमारे पास है डेल्टा यू, ये उतनी ही होगी जितनी हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी। और अगर इस प्रोसेस में देखें तो हम लोगों ने बेसिक जो इक्वेशन बनाई है वो इक्वेशन ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन से हम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यही काम करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ डेल्टा यू एंड डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क, इन दोनों की वैल्यूज हम लोग लगाते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा सी पी डेल्टा टी, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू की वैल्यू ये स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखी हुई है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सी वी डेल्टा टी प्लस जो W है उसकी वैल्यू ये है हमारे पास, जो कि है P डेल्टा V। इसे स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम लोगों ने एक और रिलेशन बना लिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक और रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स सीखा था कि एक इक्वेशन होती है जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये जनरल गैस इक्वेशन है जिसमें P प्रेशर को, V वॉल्यूम को, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को और R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट होता है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन में हम ये कहें कि हमारा जो सब्सटेंस है वो 1 मोल है, यानी N की वैल्यू जो है वो 1 मोल है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों केसेस में हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए जो N की वैल्यू है वो तो 1 होगी, तो हमारी ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल। अब स्टूडेंट्स हमारे इस केस में अगर हम लोग इसको देखें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी है। हमने इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रखा है, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है, आर वैसे कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है वो भी चेंज हुआ है। इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ चेंज लिखें तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। हमारे इस केस में इसको ऐसे लिखा जा सकता है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें ज़रा, हमने डेल्टा का साइन यानी चेंज का साइन उन क्वांटिटीज़ के साथ लगा दिया जो क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हैं, और जिन क्वांटिटीज़ में चेंज नहीं आ रहा हमने वो वैसे लिख दी हैं। पी में चेंज नहीं आ रहा था, कांस्टेंट प्रेशर था। डेल्टा टी ये इसमें चेंज आ रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, और आर तो वैसे ही जनरल गैस कांस्टेंट है इसलिए हमने उसे वैसे ही लिखा रहने दिया, और डेल्टा वी बदला था, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो गया था। अब स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की जो आखिरी एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो फिर हमारी इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू बदल जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने से क्या मिलेगा, सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बदल जाएगी और वो चेंज होके क्या बन जाएगी, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और फिर पी डेल्टा वी लिखा हुआ है जिसकी जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि है आर डेल्टा टी। और फिर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें तो डेल्टा टी जो है वो दोनों फैक्टर्स के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास आएगा सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और साथ में आ गया
डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे डेल्टा टी लिखा हुआ है। अगर हम उस डेल्टा टी को कैंसिल आउट कर दें, दोनों साइड से काट दें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है वो बचता है सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस आर। और फिर अगर सी वी को इस तरफ ले जाएं तो सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बन गया सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और हमारे पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आता होता है कि शो दैट सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर या प्रूव दैट सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। तो ये हमारी छोटी सी डेरिवेशन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। अब स्टूडेंट्स इसकी फिजिकल मीनिंग को भी समझ लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हम बता सकते हैं कि सी पी की वैल्यू ज़्यादा है या सी पी या सी वी की वैल्यू ज़्यादा है। स्टूडेंट्स पहले तो हमें आर का पता होना चाहिए। आर जनरल गैस कांस्टेंट है और हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ देखी भी थी कि इस आर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 8.314। ये इसकी वैल्यू है 8.314। और फिर स्टूडेंट्स अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसका देखते हैं कि क्या है, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस वैल्यू में आर 8.314 यानी आर पॉजिटिव है। और आर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये जो दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट होके हमें आर दे रही थी, इनके सब्ट्रैक्शन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर तो उस वक्त आ सकता है जब ये वाली टर्म जो है वो बड़ी हो और ये वाली टर्म हमारे पास छोटी हो। तो इसका मतलब है सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी। इन दिस केस हमारे पास सी पी की वैल्यू बड़ी है और सी वी की वैल्यू छोटी है, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जिसको हम फिजिकली यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स पहले केस में अगर हम लोग देखें तो हमने हीट सप्लाई की और उस हीट ने क्या किया, उस हीट ने हमारी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, यानी वर्क नहीं हुआ। जितनी भी हीट हमने दी थी वो सारी की सारी हीट उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो गई। लेकिन जो नीचे वाला केस हमें नज़र आ रहा है, जो कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है, इसमें जो हीट हमने दी थी उस हीट ने ना सिर्फ उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बल्कि उसके साथ साथ वर्क भी किया है। यानी जितनी हीट हम नीचे वाले केस में दे रहे हैं उस हीट का सारा हिस्सा टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर अगर हम लोग इस केस में देखें कि यहाँ भी अगर हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है, ऊपर भी 1 केल्विन करना है, तो ऊपर हमने जितनी हीट दी थी वो सारे का सारा टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज़ हो गई। लेकिन जो नीचे वाली हीट थी, क्योंकि उसने वर्क भी करना था, इसलिए कम हीट जो थी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में इस्तेमाल हुई। तो इसका मतलब है कि हमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो मज़ीद हीट देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हीट ने वर्क भी करना होता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमें कम हीट देनी पड़ती है, क्योंकि सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए फिजिकली हम कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने मोलर स्पेसिफिक हीट्स को डिस्कस किया और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर इसकी डेरिवेशन देखी, इसका प्रूफ देखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।